चलो, हेलो बच्चों, मैं आपका डियर ट्यूटर। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चौथी क्लास है हमारी। हमने 3 क्लास में काफ़ी कुछ बातें कर चुका है। फर्स्ट और सेकंड क्लास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल था, और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, जिसमें मेटल्स का हमने अलग अलग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, वाटर से रिएक्ट कराया, एसिड से रिएक्ट कराया, साल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट कराया, यस या नो। और हमने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जाना था, एनोडाइजिंग प्रोसेस पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था बच्चों बताओ, एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ा था। आज जो लेक्चर आज का लेक्चर है बच्चों, वो है कि मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाउ डिड मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करता है। मेरी बात को समझिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज उसी पर रहेगा बच्चों, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन होता है वो कंपाउंड बनता है, उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। बॉन्ड का नाम आयोनिक बॉन्ड होता है, यस या नो। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मेटल एंड नॉन मेटल का। हाउ डिड मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। देखो बच्चों, आपने लास्ट सेक्शन में देखा था मेटल का रिएक्शन बहुत सारा रिएजेंट के साथ, है ना। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में बच्चों। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मेटल रिएक्ट विथ वेरियस रिएजेंट, है ना। अलग अलग सब्सटेंस से वो रिएजेंट सिंपल कहने का मतलब हो गया बच्चों, एक तो रिएक्शन में 2 पार्ट होता है, पढ़े हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से मिलकर क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, यस या नो। तो एक मेटल हो गया और एक दूसरा ऑक्सीजन, वाटर, ये सब क्या कहलाएगा? रिएजेंट कहलाएगा। विथ वेरियस रिएजेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए समझिएगा बात को। और आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो बच्चों, जो नोबल एलिमेंट होता है, नोबल गैसेज होते हैं, वो केमिकली लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? दे शो लिटिल केमिकल रिएक्शन। मेरी बात को समझिएगा। आपने पढ़ा होगा नोबल गैसेज, या इसी को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेज। क्या बोलेंगे? इनर्ट गैसेज, है ना। सो लिटल केमिकल एक्टिविटी, उनका जो केमिकल एक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। दैट इज लिस्ट केमिकली एक्टिव। मेरी बात को समझिएगा, है ना। केमिकली जो होगा वो एक्टिव बहुत कम होता है। तो बट वाई, क्यों ऐसा, क्यों वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है? कौन? नोबल गैस या इनर्ट गैस। तो उसके पीछे रीजन है बच्चों, जो उनका वैलेंस सेल होता है। अब याद करो, वैलेंस सेल क्या होता है? एटम का आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। जो नोबल गैस का वैलेंस सेल होता है वो क्या होता है बच्चों? कंप्लीटली फुलफिल होता है। कहने का मतलब उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी कैपेसिटी है, जो उस सेल का पर्टिकुलर सेल का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट है। दैट्स वाई दे आर स्टेबल। क्या? दैट्स वाई दे आर स्टेबल, ठीक है बच्चों, है ना। मतलब नोबल गैसेज हैव कंप्लीट वैलेंस सेल। उनका वैलेंस सेल क्या है बच्चों? कंप्लीट है, यस या नो। मेरी बात को समझिएगा, है ना। देयरफॉर दे आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। वो लोग क्या होते हैं? नोबल गैस, मतलब हीलियम, जिसका आप जानते हो, हीलियम, नियन, आर्गन, यस या नो, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। दीज ऑल आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट बिकॉज क्या है बच्चों? इनका वैलेंस सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल है, वो क्या है? फुलफिल्ड है। तो समझिएगा बच्चों, जो बाकी अदर एलिमेंट्स है वो रिएक्ट आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं, इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? चलिए, तो उसी को हम आगे देखेंगे आज। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
reactivity of a metal या reactivity of element has a tendency to achieve stable electronic configuration या है ना to attain a completely filled valence shell। मतलब कहने का मतलब है, बोलिए बच्चों, कह सकते हैं टेंडेंसी, जो एलिमेंट का टेंडेंसी होता है वो क्या होता है कि हम भी क्या करें, जो हमारा भी वैलेंस सेल क्या हो जाए, फुलफिल्ड हो जाए। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुलफिल रहे। क्या बच्चों, फुलफिल रहे। मतलब दैट इज देयरफॉर टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू अटेन, है ना, टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जो उनका वैलेंस सेल होगा वो क्या होना चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी थोड़ा सा हम क्लास 9 का और बेसिक बातें करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स इन वेरियस सेल, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग सेल में जो हम अरेंज करते हैं पार्टिकुलर सेल में, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, यस या नो, उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बोलो बच्चों, उससे क्या होगा ना, हमको रिएक्शन कराने में, बॉन्ड बनाने में आसानी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा देखेंगे बच्चों, बोलिए, और हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम मेटल्स, एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी से मैं उठा रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये फुली क्या है बच्चों, एनसीईआरटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सम मेटल्स, सम एलिमेंट्स कर देता हूँ बच्चों में, कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले देखो बच्चों, टाइप ऑफ एलिमेंट हम लोग कौन सा ले रहे हैं उस पर डिसाइड होगा। उसके बाद बच्चों क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है या वो एलिमेंट क्या है ना। फिर एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट, ठीक है बच्चों, फिर क्या ले लेंगे, एटॉमिक नंबर, और फिर क्या ले लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या ले लेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, यस या नो, सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स। ठीक है बच्चों, तो पहला जो टाइप ऑफ एलिमेंट हम ले रहे हैं, यस या नो, पहला जो टाइप ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, नोबल गैस। क्या ले रहा है बच्चों, नोबल गैस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्या ले रहा है बच्चों, नोबल गैस। तो नोबल गैस में लिख लूंगा, नोबल गैस में क्या है बच्चों बताओ, पहला एलिमेंट क्या है, हीलियम, नियन। हमको जो एलिमेंट याद रखना है, पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखना है, क्लास 10 तक हमें 20 तक एलिमेंट्स याद होना चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। हमारा सारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोबल गैस के अंदर पहले क्या ले लेंगे, हीलियम। क्या, हीलियम, हीलियम का He सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसका फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट सेल की आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, फर्स्ट सेल का जो फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। सेकंड सेल का कितना है, 8, थर्ड सेल का क्या है, 18, यस या नो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2n², लेकिन ध्यान रखिएगा अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक, क्या 20 एटॉमिक नंबर तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करते हैं वो 2, 8, 8, 18 ऐसे करके हैं बच्चों, है ना। ऐसे तो नॉर्मल जो है 2, 8 के बाद क्या आएगा, 18 आएगा, लेकिन अप टू 20, है ना, 20 एटॉमिक नंबर तक हमको ये वाला रूल लेकर चलना है। मेरी बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हीलियम हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, नियन होता है। नियन Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, तो K सेल में तो कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, और L सेल में कितना चला जाएगा, 8। बोलो, और सेकंड सेल L सेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए,
8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसका वैलेंस शेल क्या है, फुलफिल है कि नहीं है। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, यस या नो, जो न्यूक्लियस से दूर हो। अगला देख लो बच्चों आर्गन, क्या आर्गन, AR। देखो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। K सेल में कितना होगा 2, L सेल में कितना होगा 8 और M सेल में कितना होगा 8। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, आउटर मोस्ट सेल कौन बन गया बताओ मुझे, आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल कौन बन गया, ये M सेल बन गया। और आप देख सकते हो जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। और हम 20 एलिमेंट्स तक, 20 अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रखते हैं, 288। तो बताओ आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल फुलफिल है कि नहीं है, इसलिए सो दे आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, क्योंकि इनके पास क्या है, वैलेंस सेल फुलफिल है। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नोबल गैस के बाद क्या लेंगे बच्चों, मेटल्स लेंगे। क्या लेंगे, मेटल्स लेंगे। ठीक है, मेटल्स में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल्स, सेकंड में मेटल्स, मेटल्स हो गया बच्चों। इसमें आप सोडियम ले लो, सोडियम का सिंबल आपको मालूम ही होगा क्या होता है, Na। क्या होता है, Na। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, याद होगा आपको 11, है ना। इसका देखो बच्चों K में कितना हो गया 2, L में कितना हो गया 8, ये तो मैक्सिमम है। अब 2 और 8 कितना हो गया 10, बचा क्या 1। M सेल में कितना हो जाएगा 1 होगा बच्चों, बोलिए, है ना। उसी तरह से पोटासियम को ले लेते हैं बच्चों, पोटासियम, यस या नो, पोटासियम। पोटासियम का K सिंबल होता है 19 एटॉमिक नंबर होता है। K सेल में कितना होता है तो बच्चों 2, L में कितना होता है 8, M में भी कितना होता है 8 और N में कितना होता है बच्चों 1, कितना होता है 1। अब यहाँ पर बच्चों N सेल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा 18 होगा। ठीक है बच्चों, फिर ले लो आप मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम भी क्या है, एक मेटल है, आप पढ़ते आ रहे हो, यस या नो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। K सेल में कितना होगा 2 होगा, L सेल में कितना होगा 8 होगा और M सेल में भी कितना होगा बच्चों, M सेल में कितना होगा 2 होगा। देखो 2, 8, 10 to 12। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम हो गया। अब फिर क्या लेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे। क्या लेंगे, एल्यूमिनियम। Al से इसका रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 13 होता है ना। K सेल में कितना हो जाएगा 2, L सेल में कितना हो जाएगा 8 और M सेल में कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 3, क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, और कुछ एलिमेंट का हम लोग लेते हैं, है ना। मेटल्स में मेटल्स में एक आध एलिमेंट और ले लेते हैं बच्चों, आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो, रिवीजन कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है, रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा तो आपको आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड, उसी से जो बॉन्ड से आयोनिक बॉन्ड के द्वारा कंपाउंड बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। मेरी बात समझ में आ गया बच्चों, चलिए ठीक है। एक कैल्शियम ले लेते हैं, एक छोटा सा एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, तो कैल्शियम का सिंबल Ca होता है बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। फर्स्ट K सेल में कितना होगा 2, L सेल में कितना होगा 8 और M सेल में कितना होगा बच्चों 8 और N सेल में कितना होगा 2। मेरी बात समझ में आ गया बच्चों। ये देखो N सेल, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 18 है, कितना 2। ये फुलफिल है क्या, नहीं फुलफिल नहीं है, ये पार्शियली फुलफिल्ड है या इनकम्प्लीट है। क्या सिंपल कहोगे आप, इनकम्प्लीट। चलो बच्चों, तो नोबल गैस ले लिया। अब हम ले लेते हैं नॉन मेटल्स। क्या ले लेते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल इसमें ले लेते हैं, मेटल्स को हटा देता हूँ मैं, है ना, मेटल्स को हटा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, आप अगर कोई बच्चे लिख रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि बॉन्ड बनाने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे हम लोग नॉन मेटल्स की। किसकी बारी है, नॉन मेटल्स की। थर्ड नंबर पर किसको ले लिया बताइए, नॉन मेटल्स। ओके बच्चों, चलो बच्चों नॉन मेटल्स में देख लो, पहला क्या लेता हूँ मैं, ऑक्सीजन लेता हूँ, या ऑक्सीजन लेता हूँ। ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। बोलो K सेल में कितना हो गया 2 और L सेल में कितना हो गया 6 हुआ ना बच्चों। बोलो, तो ये L सेल क्या हो गया, सेल नंबर L सेल क्या हो गया, इसका वैलेंस सेल हो गया। क्या ये फुलफिल्ड है, नो, दिस इज नॉट फुलफिल्ड। व्हाई, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू कैरी हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, बट इट हैज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 6। ओके, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन हो गया। फिर नाइट्रोजन ले लेता हूँ हम लोग। नाइट्रोजन N होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है बच्चों। K इक्वल टू 2, फर्स्ट सेल में तो 2 रहेगा और L इक्वल टू
5। दिस इज ऑल्सो अ इनकम्प्लीट फुलफिल्ड सेल। ओके बच्चों, नाइट्रोजन हो गया। फिर उसके बाद क्या लेंगे, फ्लोरीन। क्या लेंगे, फ्लोरीन, कैपिटल F। बोलिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, K इक्वल टू 2 और L इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलिए। फिर क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, मैंने पढ़ाया था आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। फर्स्ट सेल में तो 2 होगा, सेकंड सेल में 8 होगा और थर्ड सेल में कितना होगा बच्चों, 7 होगा। कितना होगा, 7। फास्फोरस भी क्या है आपका, नॉन मेटल है। फास्फोरस भी किसके अंदर में आता है, नॉन मेटल में। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 15 होता है। फर्स्ट सेल में कितना हो गया, 2। एल सेल में कितना हो गया बताइए, 8 और एम सेल में कितना हो गया, 5। दिस इज ऑल्सो अ इनकम्प्लीट फुलफिल्ड इनकम्प्लीट फील्ड सेल। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? देखो इसके पीछे रीजन क्या है। आप कहोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, तो हमको आता है, 9th क्लास की चीजें, बोर्ड में तो ये पूछता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बोर्ड में नहीं पूछता, ये सब बोर्ड में नहीं पूछता है, कभी पूछेगा भी नहीं। बट इसको पढ़ाने का पर्पस क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा, क्या अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा तो फिर आप आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाओगे। क्या, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाओगे। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब चलो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है हम इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं। एक क्या होगा आपका मेटल, क्या होगा बच्चों, मेटल, और एक क्या होगा नॉन मेटल। क्या होगा बच्चों, नॉन मेटल होगा। ठीक है, अब उसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे वो लोग आपस में रिएक्ट करता है, क्योंकि टॉपिक ही है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करता है, ये हमारा क्या है बच्चों, आज का क्वेश्चन सही हुआ, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है बच्चों, चलो तो मैं सपोज मेटल ले लेता हूं। देखो सपोज, बोलो बच्चों, मैंने लिया सोडियम मेटल। क्या लिया, सोडियम। ओके, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो क्या होता है बताओ, ये 2 8 होता और 1, मतलब के सेल में कितना होता है 2, एल में 8 और एम में 1। देखो बच्चों, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा उसका क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। स्टेबिलिटी अटेन करना है तो एलिमेंट क्या चाहता है कि जो मुझसे नजदीक इनर्ट गैस है उसके ऐसा मेरा क्या हो जाए, वैलेंस सेल। क्या हो जाए, वैलेंस सेल। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, वो इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इनर्ट गैस क्या होता है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। हम भी तो स्टेबल होना चाहते हैं, बोलो यस या नो। एलिमेंट भी क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल किसके जैसा होना चाहेगा, नोबल गैस की तरह। तो नोबल गैस की तरह अगर स्टेबल होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नोबल गैस का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या करना पड़ेगा, अटेन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो? तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या होता है, नियन। क्या होता है बच्चों, नियन। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो अब नियन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10, बोलो इसका क्या 11, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज। क्या करना पड़ेगा, लूज। ठीक है बच्चों, टू अटेन स्टेबिलिटी, वही मैं लिखने जा रहा हूं, टू अटेन स्टेबिलिटी, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इट लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है हमेशा होता है आउटर मोस्ट सेल से। क्या, आउटर मोस्ट सेल से। ऐसा नहीं कि सर के में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ना भाई, कभी नहीं। ये जो सेल न्यूक्लियस से जितना पास रहेगा, क्या न्यूक्लियस से जितना पास रहेगा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। मैं तुम्हारा उस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। जो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, क्या न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाएंगे, सेल नंबर बढ़ता चला जाएगा, वो न्यूक्लियस के और उस सेल नंबर के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता चला जाएगा। तो हम कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कमजोर बॉन्ड वाला या मजबूत बॉन्ड वाला? बेसिक सी बात है, कमजोर बॉन्ड वाला, क्योंकि वहां से हमको एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा। क्या,
एनर्जी भी तो बचाना है। बोलो, ऐसा नहीं कि बॉन्ड तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिया। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए बच्चों, इट लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर अब सोडियम ने क्या किया बच्चों, K कितना आ गया बताओ, और L ये 2 और 8। जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ने लूज किया है, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना। प्रोटॉन कितना है? 11, इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, है ना। बोलो बच्चों, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इट गेन्स या इट एक्वायर्स 1 पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आ गया बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखो सोडियम है, यस या नो, सोडियम Na+ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। क्या किया बच्चों? लूज किया। ये इलेक्ट्रॉन लूज, लॉस्ट, क्या? लॉस्ट। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है बच्चों, और ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोलो, सोडियम आयन। क्या? सोडियम आयन। और आयन तो अपने पढ़ा है ना, 2 तरह का होता है, कैटायन और एनायन। क्या? कैटायन और एनायन। कैटायन किसे कहते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। एनायन किसे कहते हैं? जिस पर निगेटिव चार्ज है। इसलिए इसका नाम हो जाता है सोडियम कैटायन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सोडियम कैटायन। कोई दिक्कत? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल, आपको समझ आ गया होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। चलिए, अब एक नॉन मेटल ले लेते हैं बच्चों, क्लोरीन। क्या ले लेते हैं? क्लोरीन बहुत ही एक्टिव नॉन मेटल है ना। मैं यहाँ पर एक्टिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको जल्दी रिएक्शन कराना है। क्या कराना है? जल्दी रिएक्शन कराना है। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ, तो क्लोरीन ले लिया बच्चों। ठीक है, देखते हैं, जल्दी से करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। क्या होता है? 17 होता है। तो एक नॉन मेटल लेता हूँ हम लोग, उसका नाम है क्या है? क्लोरीन। क्या है बच्चों? क्लोरीन, Cl। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2, 8 और m=7। ठीक है बच्चों, ये भी क्या करेगा? अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा स्टेबल होना चाहेगा। बोलिए, ये भी क्या करेगा? क्लोरीन भी चाहेगा कि जो मेरा नियर इनर्ट गैस है, जैसे इनर्ट गैस स्टेबल है तो हम भी उसके जैसा स्टेबल हो जाए। और क्लोरीन का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन होता है बच्चों? मुझे बताओ। आर्गन। क्या? आर्गन। क्लोरीन कितना नंबर पर है? 17 नंबर पर। और आर्गन कितने नंबर पर होता है? 18। तो दोनों क्या नजदीक है? अड़ोसी पड़ोसी है। तो क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहेगा? आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। लेकिन आर्गन के जैसा बनने के लिए मुझे बताओ उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 18। बोलो, 17 तो है, क्योंकि आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो उसको भी तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। किसको? क्लोरीन को। किसको? क्लोरीन को। तो यहां पर बच्चों क्या होगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। क्या करेगा बच्चों? गेन करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो इसको भी लिख लेंगे, है ना। टू अटेन स्टेबिलिटी, है ना, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? गेन। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है बच्चों, अब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसके जैसा हो गया बच्चों? बताओ। आर्गन के जैसा, बिकम स्टेबल। बट इट एक्वायर्स 1 नेगेटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करा, इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लिया, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना भाई ग्राउंड स्टेट में। कहने का मतलब है जब एटम इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं करता है तो जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये तो बात मानते हो ना भैया? बोलो, 9th क्लास में पढ़ा है ना, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो जितना उसके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। बोलो, है ना। बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है ना। माइनस इलेक्ट्रॉन का क्या है? -1.6 × 10⁻⁹। अब प्रोटॉन क्या? +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अरे है
बोल। तो किसका डिफरेंस है? साइन का डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों कट कुट के तो जीरो आ जाएगा ना। बोलो, तो जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो कोई जिस पर कोई चार्ज नहीं रहता है वो न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। बोलिए, समझ में आया? न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन यहां पर क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। प्रोटॉन कितना है? 17। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। बोलो बच्चों, दोनों को सम करो, दोनों को ऐड करो, -1। क्या? -1। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो क्लोरीन है बच्चों, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्या किया? गेन। ये बन गया Cl-। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या दोनों अपोजिटिवली चार्ज है? बोलो बच्चों, है ना। अब देखो बच्चा, यहां पर सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। देखो बच्चों, सोडियम हैव टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लाओ, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना है? गेन करना है। तो दोनों क्या आपस में गिव एंड टेक रिलेशन अपनाएगा? सोडियम देगा, क्लोरीन लेगा, क्लोरीन लेगी, सॉरी। क्या? क्लोरीन को हम लोग कल्लोरानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्लोरानी, है ना। और सोडियम को बोलते हैं नाना पाटेकर। ध्यान रखना। तो नानू देगा, कल्लो लेगी, ले जा, कल्लो कहेगी आजा, है ना। रात है, नहीं, रिएक्शन हो रहा है, समझना। और कुछ मत समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, तो यहां पर देखो बच्चों, सोडियम एंड क्लोरीन, है ना। सोडियम एंड क्लोरीन, देखो बच्चों, सोडियम एंड क्लोरीन गिव एंड टेक रिलेशन। यस या नो? बोलो बच्चों, गिव एंड टेक रिलेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस पर क्या आ जाएगा? दोनों के ऊपर अपोजिटिवली चार्ज। मतलब सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन आर अपोजिटली चार्ज्ड। दोनों पर कौन सा चार्ज है? अपोजिट चार्ज है। बोलो बच्चा, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर निगेटिव चार्ज। और जब ऐसा होता है तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्योंकि आपने पढ़ा है अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब उन दोनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? है ना। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम जो है मॉलिक्यूल के जैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन। समझे? और बन जाएगा बच्चों एंड फॉर्म अ कंपाउंड। ऐसे कर लो, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। सोडियम मतलब ऐसे कर देता हूं, NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, बट एग्रीगेट्स का मतलब होता है बच्चों सम टोटल। क्या? सम टोटल। बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन। मेरी बात समझ में आया? बोलो बच्चों, आया या नहीं आया? ये हो गया आपका
सोडियम क्लोराइड। क्या कहलाएगा? सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर देखो बच्चों, और थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनता है इसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। द कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलो बच्चों, सोडियम क्लोराइड बन गया, ये आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड बन गया। कैसे बना? बोलो। दिस बॉन्ड मतलब सोडियम पर क्या था? ऐसे, ये नहीं, ये। बोलो बच्चों, सोडियम पर कितना चार्ज है? +1, यस या नो? सोडियम पर +1, क्लोरीन पर -1, दोनों क्या करेगा? एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेगा। क्या बन गया बच्चों? NaCl। क्या बन गया? NaCl। तो ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलो? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आयोनिक बॉन्ड या दूसरा इसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, है ना। तो आयोनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयंस, है ना, टू अपोजिट आयंस। ध्यान देना, दो अपोजिट आयन है ना, एक नेगेटिव पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। यार सुनो, देखो, द बॉन्ड which is formed between, ऐसे कर लो, formed between को मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, ध्यान देना, between two opposite ions। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहेंगे? इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, और इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, द बॉन्ड, इस तरह से, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू फॉर्म बाय द, ऐसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स। मतलब वैसा बॉन्ड जिसमें मेटल्स का इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, आयोनिक बॉन्ड। इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। और बच्चों देखो, इस बॉन्ड में कौन, यहाँ पर दोनों जगह इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। इस बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। बोलो, जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इन दिस बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल, मेरी बात समझ में आ रहा है? वैलेंस सेल पार्टिसिपेट इन दिस बॉन्ड, ओके। सो नोन एज, क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक और इसका नाम क्या पड़ जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पड़ जाता है बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों, अगर आयोनिक बॉन्ड की मदद से जो कंपाउंड बना, वो कंपाउंड का नाम पड़ जाता है आयोनिक कंपाउंड। क्या पड़ जाता है? आयोनिक कंपाउंड। तो ये भी आप लिख लो, है ना। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड। अगर वो बॉन्ड नहीं रहता तो कंपाउंड नहीं बनता। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बोलिए, है ना। इसको भी देख लीजिए, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू, बोलिए, आयोनिक, या द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, इसलिए उसका नाम पड़ गया आयोनिक कंपाउंड। मतलब जो आयोनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। बोलो, द कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड
जो आयोनिक बॉन्ड के द्वारा बनाया जाता है इज नोन एज, हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। अभी हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पर आएंगे, है ना। उससे पहले छोटा सा टॉपिक लेंगे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। आयोनिक बॉन्ड में ये जो बॉन्ड बन रहा है उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसको भी देख लेते हैं बच्चों। लिविस साइंटिस्ट का नाम है ना, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। अब इसको स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे देखो बच्चों NaCl है, क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड है, बोलो है कि नहीं है, बोलो। इसमें क्या करना बच्चों, वैलेंस सेल का बारी है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ऐसे करूँ, सोडियम इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे, 281 होता है, नहीं समझे, यानी इसका वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो, है ना बच्चों। और अगर मैं क्लोरीन का देखूं, क्या, क्लोरीन का देखूं तो क्या है, 287। क्लोरीन का वैलेंस सेल क्या होगा, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 होगा, बोलो बच्चों, है ना। यानी क्लोरीन का ये 1 2 3 4 5 6 7 हुआ या नहीं हुआ, मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है बच्चों। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन। तो क्या करेगा बच्चों, ऐसे चला गया, बोलिए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया, क्या किया, लूज। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया। और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, मुझे बताओ, मुझे बताओ भाई। इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, क्या आएगा बच्चों, निगेटिव चार्ज। दिस इज व्हाट नोन एज लिविस डॉट स्ट्रक्चर, क्या, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अब 2-3 में लिविस डॉट स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसको आपको बनाना है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अगर पहले आप वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज कर क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं तो बना ही रहा हूं, ठीक है। चलो बच्चों, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाते हैं, क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले हम जब भी ऐसा सवाल करेंगे क्या लिख लेंगे, फार्मूले, क्या लिख लेंगे, फार्मूले। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है, हमको बस क्या दिखाना है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में आता है, क्या, एग्जाम में आता है। तो आप इसको 2 बार 3 बार बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के पहले देख लो। तो जब भी आपको केमिकल फार्मूला 9 क्लास में सीखा होगा, आपने सीखा था ना केमिकल फार्मूला लिखने के लिए क्लास 9 में, बोलिए, है ना। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और क्लोरीन का Cl, बोलो, ये 2 ये 1 दोनों करेगा रिएक्ट, यस या नो, क्या बन जाएगा बच्चों, MgCl2, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा देख लेते हैं और ब्रीफ में, मैग्नीशियम 282 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, बोलो बच्चों। तो इसको स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है बताओ, नियोन। और नियोन का क्या होता है 10, क्या 10, मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन का देख लो बच्चों, क्लोरीन का क्या था 287। इसको अगर स्टेबल बनना है तो किसके जैसा बनना पड़ेगा, आर्गन के जैसा। और आर्गन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन 18, इसके पास कितना है 17। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस पर बोलो, इसका वैलेंस सेल ऐसे बनेगा, इस तरह से, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, क्लोरीन कितना है बच्चों 2, क्या 2, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो 2 क्लोरीन बना लीजिए, बोलिए, है ना बच्चों। एक क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, दूसरा के बीच में क्या होगा 7, नहीं समझे, अरे ऐसा थोड़ी ना है, एक क्लोरीन के पास 8 और एक के 7, दोनों क्लोरीन है ना, 2 एटम बन गए, बस 2 कॉपी बन गए, कॉपी बन गए तो क्या क्लोरीन चेंज हो जाएगा, क्या ना, चेंज कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, बोल, समझ में आया। अब देख बच्चा, इस क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, एक यहां से ले लेगा, और इस क्लोरीन को कितना चाहिए, एक, ये भी ले लेगा। बोल बच्चा, ये क्या हो गया स्टेबल, क्यों हुआ स्टेबल, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया।
ये लूज कर देगा तो ये 2 सेल बच जाएंगे और ये आउटर में सेल कहलाएगा ना, वैलेंस सेल कहलाएगा। और वैलेंस सेल क्या है? फुलफिल है, स्टेबल। ये देख 17 था, एक ले लिया 18 हो गया। क्या आर्गन के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया? ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। बोल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? चल आगे देख इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? बोल 2। क्या 2? तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2 आएगा। बोल यानी Mg, बोलो क्या आएगा? 2+। ये क्या है? क्लोरीन। इस पर बताओ बच्चों, ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 क्लोरीन 1 किया। अरे बोलो, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? बोलो -1। अरे आएगा, और यहाँ पर 2 दे दो। दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलिए कुछ और बनाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना बच्चों। ऐसे Na2O और MgO इसको भी दिखाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। Na2O सोडियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? मैंने बताया था ना, मेटल का रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल याद है? याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अगला क्या है? Na2O। इस तरह से देखो बच्चों, ध्यान दो। ध्यान देने वाली बात क्या है? पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सोडियम का तो 281, बोल भाई होगा। और ऑक्सीजन का लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 और 6। इसका वैलेंस सेल ये है, इसका वैलेंस सेल ये है। चल KLM भी दे देते हैं, नहीं तो तू कहेगा कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है। एग्जाम में मेंशन करना भैया, नहीं करोगे तेरा नंबर कट जाएगा। फिर कहोगे डियर ट्यूटर, ओ दाढ़ी वाले ट्यूटर, तूने टोटो बजा दिया मेरा। हाँ, वो ध्यान देना। ठीक है। चल अब देख बच्चा, ये इसको स्टेबल होना तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, यस या नो? देख ले, सोडियम, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ कितना सोडियम है? 2 है ना भाई? क्या 2 है? ये 2 सोडियम बना ले। क्या बना ले? 2 सोडियम। यहाँ देख क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? बोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। इसका नियरेस्ट क्या है? नियन इसका भी है, तो नियन का कितना है? 10। इसके बाद तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चल ऑक्सीजन बना ले। बोल भाई होगा? ये 2, ये 4 और ये 6 बन गया ऑक्सीजन। देख बचवा, अब यहाँ से देख, 1 सोडियम दे दिया, 1 दूसरा सोडियम दे दिया। अरे दिया ना। अब देख भाई, ये सोडियम क्या 1 सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। टोटल कितने सोडियम है? 2। अरे है भाई। और ये यहाँ देख, इस पर तो आ जाएगा ना 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो ये ऑक्सीजन और ये हो गया क्या? कितना निगेटिव चार्ज? बोलो 2 निगेटिव चार्ज। क्या 2 निगेटिव चार्ज? क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आया ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। देख बच्चा, हो रहा कि नहीं हो रहा? बॉन्ड बन रहा कि नहीं बन रहा? ये होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया या नहीं आया? ट्राई कीजिए। क्या ट्राई कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर, अभी समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बिल्कुल, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा फ्यूचर में भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, डाल दो कि सर मुझे डाउट है, मैं उसको देखता हूँ, कमेंट सेक्शन में देखता हूँ। वैसे भी हमारा चैनल अभी नया नया है तो हम सब कुछ पढ़ते रहते हैं, समझे? चलो अगला देखो, MgO को क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा। एक और देखते हैं, MgO। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है मुझे बताओ? मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा, KLM बोल। और ऑक्सीजन का क्या होगा? 2 और 6। इसको स्टेबल होना है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। इसको स्टेबल होना है तो कितना गेन करेगा? 2। तो दोनों आएगा, बोलेगा। मैग्नीशियम में किसको देखा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने किसको दिया? मैग्नीशियम को। दोनों को आंखों में क्या हो गया? प्यार। क्या हो गया? प्यार। बोला तू इधर आ जा, बोला मैं आ गया। क्या? मैं आ गया, है ना। और ये तो क्या है? महबूबा। क्या? महबूबा। ये सबसे चिपकते चलती है।
ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, नॉन मेटल होता है, मालूम है ना, बोल। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज, है ना। तो देखो बच्चा, मैग्नीशियम बनाएंगे, ये ऐसे रहेगा, बोलो भाई, रहेगा ना, ये ऑक्सीजन रहेगा, 6 तो इसके पास है, 6 इसके पास है, 2 और चाहिए, तो कहाँ से ले लेगा, मैग्नीशियम से ले लेगा, है ना, बोलो, समझ में आया। अब यहाँ तक बच्चा, मैग्नीशियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2, तो कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव, मुझे बताओ, 2। अरे आएगा, बोलो भाई, आएगा, देख सकते हो। ये आपका लिविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। तो बच्चों लिविस डॉट स्ट्रक्चर में इतना ही, कुछ होमवर्क में ले लो आप। होमवर्क में लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या क्या बना लोगे, K2O बना लेना एक, है ना, AlCl3 बना लेना, बोल बच्चा, और क्या बनाएगा तू, अरे क्या बनाएगा बता दे, CaO, बस इतना, बहुत आसान, जितना बताया ना ये इसी का है, ये बना कर देखना, नहीं तो मैं आऊँगा तो डिस्कस तो करूँगा ही करूँगा। K2O, AlCl3 और CaO। अब देखो बच्चों, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड जो बनता है, जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड के द्वारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, है ना, आयोनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड को 3-4 प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। आयोनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देखो बच्चों, आयोनिक कंपाउंड का पहला तो है फिजिकल नेचर। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है बच्चों सॉलिड नेचर होता है, क्या होता है, सॉलिड नेचर, और काफ़ी हार्ड होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो पहला क्या है बच्चों, फिजिकल नेचर, 1 नंबर फिजिकल नेचर। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आपको आयोनिक कंपाउंड किस में दिखेगा बच्चों, बताओ, सॉलिड स्टेट में। किस में, सॉलिड स्टेट में। दे आर हार्ड, क्या होता है, हार्ड होता है, बिकॉज, इसमें बिकॉज लिखता हूं, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देख लीजिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसको समझिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, यस या नो, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा है, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई। क्या होता है, हाई। तो क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है बच्चों, किसका, मुझे बताओ, आयोनिक कंपाउंड का। थर्ड देख लेते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, बोलो बच्चों। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब वो किसी लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो आपका आयोनिक कंपाउंड हो जाता है बच्चों, वो सॉल्युबल होता है इन वाटर, बट दे आर नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज केरोसिन, पेट्रोल, है ना। इन सब में क्या होता है, वो इन
सॉल्युबल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी में आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो घुल जाएगा, बट इनसॉल्युबल इन, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, लेकिन नहीं जानना है, बस आप याद कर लो। प्रॉपर्टी जब आयोनिक कंपाउंड आएगा तो लिख देना। ठीक है बच्चों, है ना। कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन, किसमें किसमें होगा बच्चों? केरोसिन में इनसॉल्युबल होगा, और किसमें होगा? बोल, किसमें होगा? केरोसिन में होगा, और किसमें होगा बताओ मुझे? पेट्रोल, है ना। पेट्रोल, जितना भी ऑर्गेनिक फॉर्म है, वाटर जो है बच्चों वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक है। केरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या होता है? फॉसिल फ्यूल है, अर्थ से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, तो ये ऑर्गेनिक कहलाएगा, ETC। ठीक है बच्चों, ये आपको आ गया। चौथा जो होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो आयोनिक कंपाउंड जब एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में रहता है तो अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सॉलिड स्टेट में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ और लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसमें कैसे लिखेंगे? आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। ओके, आयोनिक, ध्यान दीजिएगा, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसको पानी में तुम घोल दो, है ना, और करंट पास कराओ, पास कर जाएगा। और मोल्टेन स्टेट, ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, मैं लिख रहा हूं B/Z, बिकॉज इन दिस मीडियम, इस मीडियम में आयंस आर फ्रीली मूवेबल। आयन जो होता है बच्चों फ्रीली क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। ठीक है बच्चों, यस या नो? ठीक है, आयन मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आयन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल किसको कंस्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है बच्चों, बट आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। वही मैं लिख रहा हूं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चों, है ना, ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है रिजिड होता है ना, एंड हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो बच्चों, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आयन जो है बच्चों वो फ्रीली मूव नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? बोलिए। तो जब भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा किसके द्वारा होगा? जब आयोनिक कंपाउंड कौन से फॉर्म में रहेगा? मोल्टेन स्टेट में रहेगा या एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको क्या कर लेना है बच्चों? ध्यान में रख लेना है। आज का हम चैप्टर, आज का जो लेक्चर है हमारा जो फोर्थ लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, आज यही खत्म करेंगे बच्चों, ठीक है। अगला बार जो अगला जो हमारा जो लेक्चर आएगा, फिफ्थ लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, अकरेंस ऑफ मेटल्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। किसी किसी बच्चों के लिए कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो पूरा NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, है ना, तोड़ मरोड़ के पढ़ाता हूँ। आपको पूरा मैं घोल कर पिला दूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बस हमारे साथ आप क्या रहिए, बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, यस या नो। और जो भी डाउट आता है कमेंट में आप डाल दो, मैं रिप्लाई देता हूँ। क्या? मैं रिप्लाई दूंगा, यस या नो। आप उसका आंसर के फॉर्म में दूंगा, ठीक है बच्चों। अगला दिन
अब परसों जो आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल का लेक्चर आज डला जाएगा। जो कल के बाद वाला लेक्चर आएगा उसमें वो थोड़ा लंबा लेक्चर आएगा, अकरेंस ऑफ मेटल, और उसके बाद हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल करेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहें।